नमस्कार, जय हिंद। आज जिसने भी अखबार खोला होगा, यूट्यूब देखा होगा या न्यूज़ देखा होगा, सीएए ही छाया हुआ है। आज मैं अभी क्लास में जब गया तो बच्चे सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे कि सर सीएए आया हुआ है, इस पे आप अपने विचार दीजिए, क्योंकि अब इलेक्शन अनाउंस होने वाला है, उससे पहले सीएए आया है। तो सर आप क्या सोचते हैं? तो देखिए, इस पे दो तरह के विचार होते हैं। एक आप राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में करते हैं, वो हमारा विषय नहीं है। हम लोग तो यूपीएससी के एडुकेटर हैं, और यूपीएससी क्या पूछेगी और आपको क्या बताना है, हम वही बता सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा लिख के पहले से रख चुका हूँ, ताकि आपका समय कम लगे, लिखने में समय जाता है। तो मैं बहुत ब्रीफ में इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझाऊंगा। पहले परीक्षा के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो जान लीजिए कि सीएए का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नागरिक हमारी संहिता है, जो जिससे हम नागरिकता देते हैं, उसको 2019 में अमेंड किया गया था, उसमें संशोधन किया गया था। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से जानना जरूरी है कि केवल तीन देश, ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, सिर्फ इन तीन देशों में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, और रिलीजियस माइनॉरिटीज में कौन कौन आते हैं इन तीनों देशों में? बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू, सिख, पारसी और ईसाई। ये ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है कि तीन देश, और उसमें एक दो तीन चार पाँच छः छः माइनॉरिटीज हैं जो भारत में अगर रह रहे हैं वहां से, तो उनको नागरिकता दी गई है, जो कल का बिल आया है। इसमें अगला जो एग्जाम के लिए जरूरी चीज है, ये जानना जरूरी है कि पहले जो बिल था उसमें उनको ही नागरिकता दी जाएगी, उन्हीं माइनॉरिटीज को नागरिकता दी जाएगी जो कम से कम 11 वर्षों से भारत में रह रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, पहले की बिल में था कि जो 11 साल से कम भारत में रह रहे हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन नए वाले एक्ट में जो कल पास हुआ है, वो लोग जो 5 साल से पहले भारत आ गए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। अर्थात कोई भी व्यक्ति भारत में 31/12/2014 से पहले अगर भारत में आ चुका है, वो छह माइनॉरिटीज, तो वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 31/12/2014 से पहले जो भारत में माइनॉरिटीज आ चुके हैं इन तीन देशों से, उनको नागरिकता देने का प्रावधान है, जबकि पहले ये 11 वर्षों के लिए था। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा, आप लोग को मैंने इनर लाइन परमिट पढ़ाया हुआ है। तीन ऐसे राज्य हैं भारत के, ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, जहाँ पर इनर लाइन परमिट का सिस्टम है। ये रेस्ट्रिक्टेड ट्राइबल एरियाज हैं, जहाँ बाहर वाले लोगों को, चाहे आप कितने भी वर्ष रहें, आपको वहाँ की नागरिकता, मतलब हमारे यहाँ राज्य की तो नागरिकता नहीं होती है, लेकिन आपको इन अगर तीन आईपीएल, ये जो आईएलपी में अगर आप रह रहे हैं और इन तीन राज्यों में, तो वहां पर ये लागू नहीं होगा। अर्थात आप इन तीन राज्यों में रह रहे हैं, चाहे कितने भी पुराने से रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। चौथा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखिए कि अब तक 2022 तक 9 राज्य, ये 9 राज्यों के नाम भी हैं, जहां 31 जिलों में इन माइनॉरिटीज को नागरिकता दी जा चुकी है या दी जा रही है। उसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र हैं। 9 राज्य के 31 जिलों में वहाँ के डीएम को यह अधिकार दिया गया है कि ऐसे लोगों को वेरीफाई कीजिए कि ये यहीं से आए हैं, इन्हीं तीन देशों के, अगर उनके पास प्रमाण है कि ये इन तीन देशों के नागरिक रहे हैं और वहाँ के माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनको नागरिकता मतलब 2022 से ही दी जाने शुरू हो गई है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये भी ज़रूरी है ये जानना कि भाई, जब ये बिल 2019 में पारित हुआ, तो अब तक क्यों डिले हुआ? तो डिले दो वजहों से हुआ। तो एक तो कोविड हो गया था, और जो लोग पॉलिटी पढ़ते हैं उनको ये भी पता होगा कि अगर किसी भी एक सदन ने कोई बिल पारित कर दिया है और 6 महीने के अंदर अगर दूसरे सदन ने उसको पारित नहीं किया, तो फिर से वो जो बिल है आपको पहले सदन में लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक सदन ने पारित कर दिया तो दूसरे सदन को 2 साल, 4 साल बाद करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो 6 महीने के अंदर दूसरे सदन से वो बिल पारित होना जरूरी है, और ऐसा अगर नहीं होगा तो फिर से पहले सदन से पारित कराना पड़ेगा। चूंकि कोविड रहा 3 साल, राज्यसभा का बहुत रेगुलर इस पे बैठक नहीं हो पाई, और इसलिए ये लैप्स कर गया था, और फिर सरकार ने इसको नया पास कराया है। तो इसका विरोध क्यों कर रही हैं? आप रोज पढ़ रहे होंगे आज कल से ही टीवी पे, चाहे केजरीवाल जी हैं, चाहे ममता बनर्जी हैं, चाहे विजयन जी हैं, स्टालिन जी हैं,
कांग्रेस है वो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी इस देश में हिंदू एजेंडा को अप्लाई कर रही है, उनको हिंदुत्व का जो उनका बैकग्राउंड है उसी को ये लेके आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा, ये सीएए तो झांकी है, एनआरसी अभी बाकी है। पहले ये कर लेंगे कि पहले वहाँ के माइनॉरिटीज को जब ये सिटीजनशिप दे देंगे तो फिर ये नेशनल ये रजिस्टर बनाएंगे, ये जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, और उसमें ये क्या करेंगे कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो मुस्लिम्स हैं बाहर के आए हुए हैं, इनको वो यहाँ से भगाएंगे, जिसमें बांग्लादेश वगैरह से लोग आए हुए हैं। ऐसा इनका एजेंडा है कि एनआरसी लगाने का ये प्रथम चरण है। शुरुआत हो रही है सीएए से, लेकिन ये जाएगा एनआरसी तक। और एनआरसी से बहुत सारे राज्यों को दिक्कत है कि कई इन देशों से आए हुए, स्पेशली बांग्लादेश से मुस्लिम्स बहुत लंबे समय से इस देश में रह रहे हैं, उनको शायद भगाया जाएगा, उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा, उनको शायद मतलब जेलों में रखा जाएगा। तमाम तरह के आप भी न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। जबकि सरकार कह रही कि ऐसा हमारा कुछ नहीं है, ये हमारी ऐतिहासिक एक ऑब्लिगेशन है, जो जिसके बारे में मैं बेसिकली आज क्लास में बोला और उस पर थोड़ा सा आपकी चर्चा करूंगा। और दूसरा है कि भाई एक मानवतावादी दृष्टिकोण है कि एक ऐसे मुस्लिम देश में जहाँ पे मुस्लिम सुरक्षित नहीं हैं, तो क्यों ना उनको हम भारत में नागरिकता दें। ये सरकार का दृष्टिकोण है। जबकि विरोधी मानते हैं कि एक हिंदू एजेंडा है और भविष्य में एनआरसी लागू करने का ये एक इनका बैकग्राउंड ये तैयार कर रहे हैं। मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ताकि आपको और क्लैरिटी से समझ में आए। इसके लिए आपको, क्योंकि मुझे भारत का मैप बनाना नहीं आता तो मैं ऐसे ही बनाता हूं, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। आज ये जो भारत यहाँ तक है, आप सबको पता होगा कि इतिहास में आप पढ़े होंगे कि पहले पूरा अफगानिस्तान तक भारत था, अर्थात पहले जो भारत था वो यहाँ तक था। ये है ईरान और यहाँ तक भारत था, ठीक है। तो यहाँ तक मान लीजिए अफगानिस्तान था, और फिर ये पाकिस्तान है, और ये इंडिया है, और ये भी पाकिस्तान था, और अब ये बांग्लादेश है। इसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से समझिएगा तो बेसिकली ये यहाँ पे सऊदी अरब है, जहाँ पे शिया सुन्नी की लड़ाई शुरू हो गई, और यहाँ से शिया जब भगाए गए तो वो ईरान गए। यहाँ ये पहले इसको पर्सिया कहते थे, और पर्सिया में उन्होंने वहाँ के लोगों को धर्मांतरित करके वहाँ पे एक शिया साम्राज्य बनाया। और आज भी ईरान जो है, वो जो दुनिया में जो शिया मुसलमान है उनका वो हेड है। जो सऊदी अरब है वो सुन्नी मुसलमानों का हेड है। और यहाँ तक हिंदुस्तान था। आप कह सकते कि यहाँ से यहाँ तक की जो पूरे पॉपुलेशन थी वो हिंदू पॉपुलेशन थी। फिर जब धीरे धीरे धीरे, और बुद्धिज्म बहुत यहाँ तक स्प्रेड था, आपने बामियान बुद्धा वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि बुद्ध जो बौद्ध धर्म है उसके प्रभाव में धीरे 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 शस्त्र के प्रति, युद्ध के प्रति अनासक्ति आई। इधर से इस्लाम आगे बढ़ने लगा, और इधर से हिंदू जो हैं वो पीछे जाने लगे। और धीरे धीरे पहले ये यहाँ पे इसका ये मुसलमान हुए, फिर ये मुसलमान हुए, फिर ये पूरा पार्ट ऐसे धीरे 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 इस्लाम में परिवर्तित हो गया। तो हिंदू धर्म इधर होने लगा और इस्लाम इधर से बढ़ने लगा, सऊदी अरेबिया से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया। अब क्या हुआ, अंततः जब ब्रिटिश से हमारी लड़ाई चल रही थी, और फिर मोहम्मद अली जिन्ना, इकबाल वगैरह आए, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा धर्म, हमारा रीति रिवाज आपसे अलग है, और हम एक देश में नहीं रह सकते। और आपको पता होगा कि खूब सांप्रदायिक दंगे हुए, और अंततः हम 14 और 15 अगस्त, पाकिस्तान 14 अगस्त को और हम 15 अगस्त को अपनी आज़ादी मनाते हैं, और हम दोनों देश अलग अलग हो गए। अलग अलग हुए, बहुत मारकाट मची, और आप सबको पता है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान जिन्ना की आइडियोलॉजी के अधीन गया, और इधर आ गए गांधी जी। इधर गांधी जी का डोमिनेंस था। अब देखिए यहाँ से ही आपको ये समझ में आएगा, इस चीज़ को समझना। बाकी तो चीज़ें किताबों में मिल जाएंगी। यही चीज़ आज मैंने क्लास में समझाई तो लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी आई। तो जिन्ना ने जब देश बन गया पाकिस्तान, तो उन्होंने, आपको पता होगा कि 23-24% जो माइनॉरिटीज़ हैं वो पाकिस्तान में ही रह गए, जो नॉन मुस्लिम्स थे, और 11% जो मुस्लिम्स थे वो इंडिया में रह गए। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो जिन्ना ने कहा वहाँ के माइनॉरिटीज़ को कि देखिए अब देश बन गया है, आपको ज़रा सा भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और आपका उतना ही हम ख्याल रखेंगे, आपको उतने ही अधिकार और हुकूक देंगे जितना कि हम यहाँ के मेजॉरिटी को देंगे। वहाँ अकलियत कहते हैं जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, और आपको भी उतने ही अधिकार देंगे। आप निश्चिंत होकर रहिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
और सेम चीज गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने कहा कि ये पार्टीशन एक बहुत दुर्भाग्यशाली चीज है, नहीं होना चाहिए था, हो गया है, कोई बात नहीं है। चाहे आप हिंदुस्तान में रहिए, चाहे पाकिस्तान में रहिए, चाहे कहीं भी रहिए, आपको कभी भी लगे कि वहां पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप सुरक्षित नहीं है, आप भारत आ जाइएगा। कहते हैं ना कि जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ छोड़ दे, वापस आ जाना। ये गांधी जी ने प्रॉमिस किया, और जिन्ना साहब ने भी कहा कि मैं आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। फिर हुआ क्या, वहां जिन्ना साहब को साइड कर दिया गया, आपको पता होगा। पाकिस्तान में जैसे ही पाकिस्तान बना, चूंकि वो शिया थे, वहाँ सुन्नी का डोमिनेंस था, उनको साइड कर दिया गया। और यहाँ गांधी जी को साइड कर दिया गया, यहाँ नेहरू एरा आ गया, और वहाँ पे लियाकत अली का एरा आ गया। यहाँ से चीज़ें बदलने लगी। नेहरू जी के जो विचार थे इस विषय पे, वो गांधी जी से अलग थे। नेहरू जी का ये कहना था कि भाई साहब, अब आपको देश दे दिया गया है, अब जो भी हो, जैसे हमारे कहते हैं ना कि लड़की की शादी हो गई, अब चाहे भाई जो भी हो, वही तेरा ससुराल है, अब मिलजुल के वहीं रहो, इधर आने की ज़रूरत नहीं है। और गांधी जी ये कहना था कि नहीं, तुम्हारी शादी कर दी गई, अगर ससुराल अच्छा नहीं लगा, मायके वापस आ जाना। ये मेन बड़ा बात है। नेहरू जी का ये कहना था कि हम यहाँ माइनॉरिटीज़ को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, सारी सुविधाएं देंगे, और हम ये इस आधार पे माइनॉरिटीज़ को ट्रीट नहीं करेंगे कि उनके साथ पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में, या मतलब बाद में बांग्लादेश बना, पहले उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, वहाँ उनके साथ क्या हो रहा है, हम ये सब ध्यान नहीं देंगे। उनके साथ क्या हो रहा है वो उनकी बिजनेस है, हम अपने यहाँ अपने माइनॉरिटीज़ को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। उसके बाद जनसंघ बना, फिर बीजेपी आई। आज जो ये सीएए लागू हो रहा है, बीजेपी कह रही कि ये गांधी जी का किया हुआ वादा है उन माइनॉरिटीज़ के साथ जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में बस गए थे या नहीं आ पाए थे, कि अगर तुम्हें वहाँ पे परेशानी हो, तुम्हें वहाँ कोई दिक्कत हो, तो ये तुम्हारा ही घर है, तुम वापस आ जाना। और हम गांधी जी के सपने को पूरा कर रहे हैं। ये मानवतावादी एक दृष्टिकोण है, मानवाधिकार है उनका, कि भाई किसी भी वजह से पार्टीशन हुआ तो ऐसा थोड़ी कि ससुराल में हम जलने के लिए, मरने के लिए छोड़ दें वहाँ पे। अब आपको पता हो कि पहले 23% थे, अब 1% ही बचे हैं, तो बाकी 22% कहाँ चले गए। और दूसरा ये है कि एक तो ये मानवतावादी दृष्टिकोण है, दूसरा ये हमारे ऊपर इतिहास का एक, कह सकते हैं कि हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि हमने उन लोगों के साथ कितना गलत किया कि हमने अपने माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में मरने के लिए छोड़ दिया, तो हम उनको वापस लाएंगे। और अगर वो वहाँ परेशान है, जिसको कहते हैं रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, धर्म के आधार पे जो उनके साथ मारपीट हुई, यंत्रणाएं हुई, परेशानी की गई धर्म के आधार पे, हम उनको भारत में लेंगे। ये बीजेपी का लॉजिक है। जबकि जो कांग्रेस या जो विपक्ष है, उसकी लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टूडेंट के रूप में ये नहीं कि ये तो उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये यूपीएससी की भाषा नहीं है। तो आपको कांग्रेस का लॉजिक समझना पड़ेगा, कि कांग्रेस का लॉजिक है कि भाई साहब, केवल धार्मिक आधार पर प्रोसिक्यूशन होगा तभी आप लेंगे। तो ये सब तो पहले अपने ही देश के लोग थे, ये भी अपने ही देश था, ये भी अपना ही देश था, अपना ही देश था। तो आप ये क्यों नहीं बना रहे कि भाई आप दुनिया में, इन तीनों देश में आप कहीं भी हैं, अगर आपको वहाँ रहने का मन नहीं है, आप वहाँ परेशान हैं, तो आप अपने मूल देश जो कि भारत है, आप वहाँ लौट आइए। आप सबको क्यों नहीं आने दे रहे हैं जो जहाँ परेशान है? ये केवल आप माइनॉरिटीज़ को लेंगे और मुसलमानों को नहीं लेंगे, ये तो लॉजिक नहीं समझ में आ रही है। तो इस पे बीजेपी का लॉजिक है कि भाई साहब, उन्होंने देश ही धर्म के आधार पर बनाया है, तो धर्म के आधार पर बने हुए देश में वहाँ उसी धर्म के लोगों को कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? भाई लड़ाई तो हर जगह होती है, भाई भाई की, किसी की भी, लेकिन हम केवल उन लोगों को लेंगे जिनके धार्मिक आधार पर भेदभाव हो रहा है। जबकि कांग्रेस कह रही है या विपक्ष कह रहा है कि आप उन सबको लीजिए जिनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव हो रहा है, हिंसा हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में शिया पर आक्रमण कर देते हैं, अहमदिया पर आक्रमण कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्ट कल्ट हैं, सूफी पे आक्रमण कर देते हैं, तो इनके साथ भी तो भेदभाव हो रहा है, इनको भी भारत आने दीजिए, ऐसा कह रहा है विपक्ष। जबकि बीजेपी कह रही कि नहीं, केवल हम, चूंकि मुस्लिम वो देश हैं, वो इस्लामिक देश हैं, इसलिए मुसलमानों को मुस्लिम देश में प्रॉब्लम नहीं हो सकती, वहाँ माइनॉरिटी को दिक्कत है, इसलिए मैं माइनॉरिटी को लूंगा। ये बीजेपी का लॉजिक है। अभी इसको समझने के लिए वही सीधी सी बात है, अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। बीजेपी एक राइट विंग पार्टी है, जो आपको पता होगा कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है। और जो विपक्ष है, जो हमारा विपक्ष है, वो मेन रूप से उसका भी एक अपना माइनॉरिटी वोट बैंक है, विशेषकर वो मुसलमानों पे कंसंट्रेट करती है।
तो बीजेपी हमेशा ये चाहेगी कि जो उसका हिंदुत्व का एजेंडा है वो आगे बढ़े, और ये जो सीएए का नया जो बिल है इससे इनको फायदा होगा, क्योंकि एक तो पहला, इनके जो वोट बैंक हैं, जो हिंदू जिनको नागरिकता मिलेगी वो इनके बहुत लंबे समय तक वोटर होंगे, या जो माइनॉरिटी जो सिख भी हैं, पारसी भी हैं, वो भी बीजेपी को वोट करेंगे। और दूसरा ये है, जो विपक्ष सोच रहा है, विपक्ष ये सोच रहा है कि केवल मुसलमानों को साइड किया जा रहा है, और अगर हमने मुसलमानों की बात नहीं की तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। तो एक तो मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी, और जो दूसरे मुसलमान हैं वो भी कहेंगे कि देखिए इन पार्टियों ने मुसलमानों का पक्ष नहीं लिया। इसलिए इनको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि ये मुसलमानों के साथ हैं, और इनको ये दिखाना ज़रूरी है कि देखो हम हिंदुओं के साथ हैं, क्योंकि दोनों के अपने अपने वोटर्स हैं। दोनों बेसिकली अपने अपने वोटर से बात कर रहे हैं। ये विपक्ष अपने वोटर से बात कर रहा है कि देखो तुम्हारे लिए मैं ही खड़ा हूं, क्योंकि दिक्कत क्या है कि इनमें भी आपस में बहुत कंपटीशन है। ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट चाहिए बंगाल में, और साथ ही कांग्रेस को भी चाहिए, आरजेडी को भी चाहिए, साथ में जेडीयू को भी चाहिए, यूपी में समाजवादी को भी चाहिए, बीएसपी को भी चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए। तो इधर बहुत तगड़ी लड़ाई है, इधर ज़्यादा लड़ाई नहीं है, क्योंकि बीजेपी सीधे अपने हिंदू वोटर से बात कर रही है कि देखो मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। और ये बेसिकली ये सारी पार्टियां मुसलमानों को ये सूचना देना चाह रही हैं कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। बेसिकली ये कौन किसका वोट चाहता है उसी की लड़ाई है। अब एज ए यूपीएससी आप एग्जाम देंगे तो आप ये वोट वोट की तो बात नहीं कर सकते। आपको क्या कहना है ये बड़ा ज़रूरी है और बड़ा सेंसिटिव है। मैं कोशिश करता हूँ कि 2-3 सेंटेंस में बताऊँ। सबसे पहले तो आपको ये कहना है कि जो सीएए आया है इसको लागू चूंकि सरकार कर रही है तो लागू करने दिया जाए, क्या बुराई है, लागू होने दिया जाए। नंबर 1 सुनिएगा, अगला लाइन सुनने के बाद पहला लाइन काटिएगा कि पहले जो हो रहा है होने दीजिए। दूसरी बात यह है कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो सरकार है अगले 500 साल के लिए है, तो पहले लागू किया जाए, इसके मेरिट और डिमेरिट सब सामने आ जाएंगे। फिर जब दूसरी सरकारें आएंगी वो इसको इवेलुएट कर सकती हैं, और इसमें उसको लगता है कि और भी कुछ सुधार की गुंजाइश है तो पार्लियामेंट तब भी रहेगा, राज्यसभा लोकसभा तब भी रहेंगे, हमारे प्रेसिडेंट तब भी रहेंगे, सरकार तब भी रहेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार ये लागू हो गया तो हमेशा के लिए खत्म हो गया मौका। आने वाली सरकारों के पास ये मौका होगा कि इसमें फिर अमेंडमेंट कर सकती है, और अगर उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो, उसको लगता है कि और भी लोगों को शामिल करना चाहिए तो और को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये लॉजिक कि यहाँ और पहले से ही इतना पॉपुलेशन, ये सब उचित नहीं है। मेरी जो समझ है वो ये है कि ओवरऑल मिला जुला के अभी चूंकि जिस सरकार की सरकार जनता की प्रतिनिधि होती है, तो सरकार ये चाहती है कि ऐसा हो, इसका मतलब जनता चाहती है। सरकार बदल जाएगी, जनता से पूछ ले और क्या चाहिए, अगर वो चाहती है कि और भी किसी को शामिल किया जाए या इसको भी नहीं किया जाए, वो उसको चेंज कर सकती है। तो ओवरऑल एग्जाम के दृष्टिकोण से आप चूंकि सरकार ने पारित की हुई बिल है, पार्लियामेंट ने इसको अनुमोदित किया है, प्रेसिडेंट उसको लागू कर रहे हैं, आप इसका पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह विरोध नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही सरकारों को आगे मौका मिलेगा कि आप इसका इवैल्यूएशन करें, और इवैल्यूएशन के बाद जो भी संशोधन हो, जो भी इसमें चेंजेस आए, ला सकती हैं। ये मेरे सीए पे विचार हैं, और आप इस पे क्या सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही ये ज़रूर लिखें कि आप किस नए विषय पे आप मेरे विचार जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।